नमस्कार दोस्तों, टाइमलेस हिस्ट्री सागर चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको वैदिक काल का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी पहले की वीडियो में मैंने ऋग्वैदिक काल कंप्लीट करा दिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टाइमिंग पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसकी जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। माना जाता है कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक धातु की खोज हुई जिसे हम लोहे के नाम से जानते हैं। और इस लोहे की खोज ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया, संपूर्ण व्यवस्था को ही प्रभावित करके रख दिया। जहां टीन, तांबा, कांसा ये धातु इतनी मजबूत नहीं थी जितनी मजबूत धातु लोहा थी। तो लोहे की खोज से लोहे के बहुत सारे औजार बनाए गए और उन औजारों का प्रयोग कृषि करने के लिए किया गया। तो इससे कृषि व्यवस्था को काफी प्रगति मिली, कृषि का विकास हुआ और कृषि का विकास होने से आर्थिक विकास भी हुआ। जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हमारी सामाजिक स्थिति अपने आप अच्छी हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा धन होगा, ज्यादा पैसा होगा, तो हम अच्छा पहन सकेंगे, अच्छा खा सकेंगे। तो आर्थिक स्थिति अच्छी होने की वजह से हमारी सामाजिक स्थिति अच्छी हो गई और सामाजिक स्थिति अच्छी होने की वजह से राजनीतिक और धार्मिक स्थिति भी अच्छी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि लोहे के आविष्कार ने मानव जीवन को बहुत ज्यादा परिवर्तन किया। इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम राजनीतिक स्थिति से। अब देखिए यहाँ पे राजनीतिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया, क्योंकि यहाँ पे ग्राम का आकार काफी बड़ा हो चुका था, उसने जन का रूप धारण कर लिया था। और जन का आकार भी बड़ा होने की वजह से यहाँ पर जनपद कहना शुरू कर दिया गया था। अर्थात देखिए यहाँ पे मानव ग्राम से बढ़कर कहाँ पे पहुंच चुका था, जनपद पर पहुंच चुका था। अब क्षेत्र के आकार में जब वृद्धि होगी तो राजा के अधिकारों में भी वृद्धि होगी। मतलब कि छोटे क्षेत्र का राजा अधिक शक्तिशाली होगा या बड़े क्षेत्र का राजा अधिक शक्तिशाली होगा? बड़े क्षेत्र का राजा शक्तिशाली होगा ना। तो क्षेत्र के आकार में वृद्धि होने से राजा के अधिकार में भी वृद्धि हुई। राजा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था, राजा की शक्ति, अधिकारों में वृद्धि हो चुकी थी और राजा का पद वंशानुगत हो चुका था। वंशानुगत का मतलब राजा की मृत्यु के बाद राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। तो राजा के अधिकार बढ़ने से जो राजा को परामर्श दिया करती थी, सभा, समिति, विदत, गण, ये सब संस्थाएं थी ना जो राजा को परामर्श दिया करती थी, इन सब का महत्व गिरने लगा। क्यों? क्योंकि अब राजा क्या हो गया था, शक्तिशाली हो गया था और वो खुद निर्णय लिया करता था। अगर उसका मन है तो वो इन सब से परामर्श लिया करता था, इनकी बातें माना करता था। और उसका मन नहीं है तो वो कोई परामर्श नहीं लिया करता था। तो राजा के अधिकार में वृद्धि होने से सभा, समिति, विदत, गण जैसी संस्थाओं का महत्व गिरने लगा था। इसके अलावा देखिए यहाँ पे राजा के कुछ सहायक अधिकारी थे जिन्हें रत्निन कहा जाता था और इनकी संख्या लगभग 12 देखने को मिली। वो आगे मैंने डिटेल से लिख रखा है, 12 रत्निन कौन कौन से थे वो लास्ट में मैं बता दूंगी। और अगर हम सेना की बात करें तो अभी भी यहाँ पे पूर्णता स्थायी सेना नहीं थी, परंतु एक चीज यहाँ पे देखने को मिली कि सेना की संख्या में वृद्धि हो गई थी, क्योंकि युद्धों में वृद्धि हो गई थी और युद्धों में किसकी आवश्यकता होगी, सेनाओं की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए यहाँ पे सेना की संख्या में वृद्धि हो चुकी थी। कर की अगर हम बात करें तो कर का भी यहाँ पे विस्तार हुआ। यहाँ पे देखो स्वेच्छा की जगह निमित्त कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में क्या था, स्वेच्छा से कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नियमित कर दिया गया है। मतलब मानव को कर देना ही देना है। टैक्स नियमित कर दिया गया था कि इतना टैक्स आपको देना है तो देना है। ठीक है। तो ये तो था राजनीतिक जीवन। इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक जीवन। तो सामाजिक स्थितियों में भी काफी परिवर्तन देखने को मिला यहाँ पे, क्योंकि समाज के आकार में काफी परिवर्तन हो चुका था। आप लोगों ने देखा कि परिवार से बढ़कर मानव कहाँ पे रहना शुरू कर दिया था, जनपद में रहना शुरू कर दिया था। मतलब कि समाज के आकार में काफी वृद्धि हो चुकी थी, जिस कारण सामाजिक जीवन में भी काफी परिवर्तन आए। देखिए पारिवारिक जीवन को देखें तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे। सत्तात्मक समाज था, मतलब कि परिवार का मुखिया कोई पुरुष हुआ करता था, परिवार का कोई बड़ा सदस्य। अगर वहीं वर्ण व्यवस्था की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त हो चुका था। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, समाज 4 वर्णों में विभक्त नहीं था, बल्कि वहां पे क्या था कि
वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म के स्थान पर थी, जन्म के स्थान पर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर ना होकर जन्म के स्थान पर हो गई। मतलब कि अगर किसी बच्चे का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय परिवार में हुआ है तो क्षत्रिय कहलाएगा, और वैश्य परिवार में हुआ है तो वैश्य कहलाएगा, और शूद्र परिवार में हुआ है तो शूद्र कहलाएगा। तो इस तरीके से उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर वही हम स्त्रियों की स्थिति देखें इस काल में, तो बहुत बेकार हो चुकी थी। ऋग्वैदिक काल के अकॉर्डिंग ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे अगर स्त्रियों की स्थिति देखें तो शोचनीय थी। समिति, विदत जैसी संस्था में स्त्रियां भागीदारी नहीं कर सकती थी, जबकि वहां पे करती थी। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को पासा यानी कि जुए के समान और सुरा यानी कि नशीला पदार्थ कहा गया। ठीक है, स्त्रियों को 3 बुराइयों में गिना गया। और उत्तर वैदिक काल में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा ये भी शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर मनुष्य के जीवन को 4 आश्रम व्यवस्था में विभाजित कर दिया गया, और 25-25 वर्ष की 4 अवस्थाओं की यहाँ पे बात की गई। 4 आश्रम व्यवस्था कौन कौन सी है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष माना जाता है और इसमें बच्चा विद्या और ज्ञान सीखता है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष माना जाता है और इसमें क्या किया जाता है? वंश को आगे बढ़ाया जाता है, विवाह वगैरह होते हैं, उसके बाद वंश आगे बढ़ाया जाता है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम जो 50 से 75 वर्ष माना जाता है, और इसमें ब्रह्मचर्य के लोगों को शिक्षा दी जाती है। जो 0 से 25 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या किया जाता है? शिक्षा प्रदान की जाती है। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष माना जाता है, और यहाँ पे देखो व्यक्ति एकांतवास में रहना पसंद करता है, भक्ति में लीन रहता है और मृत्यु का इंतजार करता है। ठीक है, तो ये थे 4 आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम व्यवस्था में मानव के जीवन को विभाजित कर दिया गया है। वहीं छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिला है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिला है। जो चौथा आश्रम है संन्यास, इन चारों को मिलाकर जापलो उपनिषद में उल्लेख मिला है। ठीक है, वहीं अगर हम विवाह की बात करें तो मनुस्मृति में लिखा गया है कि इस समय 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, ब्रह्म, दैव्य, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच। जो स्टार्टिंग के 4 विवाह हैं, ब्रह्मा, दैव्य, आर्ष और प्रजापत्य, ये अच्छे माने जाते हैं, जबकि बाद के जो 4 विवाह हैं वो बेकार माने जाते हैं। इसके अलावा 2 विवाह और प्रचलित थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि जो वर था वो उच्च जाति का होता था और स्त्री निम्न जाति की होती थी, और इनसे जो उत्पन्न संतान थी वो उच्च जाति की कहलाती थी। वहीं प्रतिलोम विवाह में क्या था कि जो वर था वो निम्न जाति का होता था और स्त्री उच्च जाति की होती थी, और इनसे जो उत्पन्न संतान थी वो निम्न जाति की कहलाती थी। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ये तो थे विवाह। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे बौद्धायन धर्मसूत्र के अनुसार बताया गया है, गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। वहीं त्रिष्टुप मंत्र द्वारा बताया गया है कि क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। वहीं जगती मंत्र द्वारा बताया गया है कि वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों बालकों का उपनयन संस्कार अलग अलग अवस्था में बताया गया है। और इसके अलावा वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था वो उपाध्याय कहलाता था। और इसके अलावा जो कन्याएं जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और जो स्त्रियां विवाह से पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करती थी उन्हें साधु वधु कहते थे। और जो गृहस्थ आश्रम था उसमें मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और प्रत्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मतलब कि प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करनी पड़ती थी, देव यज्ञ मतलब देवताओं का सम्मान करना पड़ता था, भूत यज्ञ मतलब
सभी प्राणियों के कल्याण हेतु यज्ञ करना पड़ता था। पितृ यज्ञ मतलब कि पितरों के तर्पण हेतु भी यज्ञ किया जाता था। तो गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 यज्ञों का भी अनुष्ठान जरूरी ही करना पड़ता था। तो ये थी सामाजिक स्थिति। इसके बाद हम आर्थिक जीवन को देख लेते हैं। तो इस काल में आर्थिक जीवन में भी काफी परिवर्तन देखने को मिला। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि थी, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था और लोहे का आविष्कार होने के कारण कृषि में बहुत ज्यादा उन्नति हुई। कृषि बहुत ज्यादा मात्रा में हुई। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुवाई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख मिला। वहीं काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख प्राप्त हुआ। दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और अधिक गायों को पालना वैभव समझा जाता था और राजा व्यक्ति का सम्मान भी गाय दान करके करता था। घोड़े का यहाँ पे प्रयोग होने लगा था। ठीक है। वहीं उद्योग और व्यवसाय की बात करें तो वासनी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची देखने को मिली, जैसे रथकार, स्वर्णकार, लोहार, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार। ये सारे उद्योग और व्यवसाय देखने को मिले वासनी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में। इसके अलावा स्त्रियां रंगाई, सुईकारी, कढ़ाई बुनाई इन सब कार्यों में बहुत ज्यादा निपुण थी। व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। इसके बाद हम धार्मिक जीवन को देख लेते हैं। तो धार्मिक जीवन में भी काफी परिवर्तन देखने को मिले। प्रकृति पूजा के स्थान पर यहाँ पे यज्ञ और कर्मकांडों का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया था। समाज के 2 वर्ग ब्राह्मण और क्षत्रिय चाहते थे कि समाज में इनकी ही श्रेष्ठता स्थापित रहे, क्योंकि यहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी हो चुकी थी। तो धार्मिक क्षेत्र में भी कई सारे परिवर्तन आ चुके थे। राजाओं के पास टैक्स से धन आता था और राजा उस धन का प्रयोग बड़े बड़े यज्ञों को कराने में करता था। तो इससे क्या हुआ, पुरोहितों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगी, क्योंकि यज्ञ कौन करता था, पुरोहित ब्राह्मण वगैरह ही करते थे। तो पुरोहितों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगी और उनका समाज में बहुत ज्यादा वर्चस्व बढ़ने लगा। इसके अलावा यज्ञों में पशु बलि को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई और राजाओं ने भी बहुत सारे यज्ञ शुरू शुरू कर दिए, जैसे कि राजस्व यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। राजस्व यज्ञ राजा अपनी प्रतिष्ठा हेतु कराता था। वाजपेय यज्ञ राजा शक्ति प्रदर्शन के लिए कराता था और अश्वमेध यज्ञ वो अपना राज्य विस्तार करने के लिए करता था। तो ये 3 यज्ञ देखने को मिले। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे इंद्र, वरुण, इनका स्थान उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र शिव ने ले लिया था। पुरुषार्थों की संख्या 4 थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वहीं गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिला। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्मवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, किशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्योष्टि। इसके अलावा कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे विभिन्न दिशाओं में राजा को किन किन नामों से जाना जाता था। जैसे पूर्व में राजा को सम्राट के नाम से जानते थे, पश्चिम में सौराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा के नाम से जाना जाता था। वहीं जो यहाँ पे इस काल में जो अधिकारी देखने को मिले, जो रत्निन कहलाते थे, वो कौन कौन से थे देख लो। पुरोहित जो राजा का सबसे प्रमुख परामर्शदाता होता था, सेनानी जो सेना का प्रमुख होता था, ग्रामीण जो ग्राम का मुखिया, महिषी जो राजा की पत्नी होती थी, सूत रथ सेना का नायक होता था, संग्रहिता जो कोषाध्यक्ष होता था, भागदूत जो कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था और इसके अलावा अक्षवाप जो आय व्यय गणनाध्यक्ष, धूत क्रीड़ा में राजा का मित्र होता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इनको जरूर देख लेना, इसमें से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में यही इन करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।